साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की। तो आज की कक्षा में हम कुछ महत्वपूर्ण स्थितियों को डिस्कस करने वाले हैं, आपकी सामान्य क्वेरीज और उस पर स्पेसिफिक उत्तर लॉग के एंगल से। क्लियर साथियों, चीटिंग को लेकर आप सबके कॉमन क्वेश्चन ये हैं कि चीटिंग का जो अपराध सेक्शन 420 आईपीसी में दिया गया था, क्या अब वो बीएनएस से हट गया है या नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर नहीं हटा है तो अब प्रावधान किस सेक्शन में। नंबर 3, चीटिंग को लेकर क्या कोई प्रोविज़न चेंज हुआ है। कोई स्पेसिफिक बात जो हमें ध्यान में रखनी हो जिससे हम चीटिंग के अपराध में ना फंसें, और अगर फंसते भी हैं तो उस सिनेरियो में ये शो करें कि हमने कोई अपराध नहीं करा है, बल्कि यह एक सिविल ट्रांजिशन है जिसको कंसर्न परिवादी ने बढ़ा चढ़ाकर मैनिपुलेट करते हुए लॉ की लाइट में लीगल लैंग्वेज के तहत ड्राफ्टिंग करते हुए हमको जो है काम किया है फंसाने का। और चौथी बात है कि अनुतोष क्या है, रेमेडीज़ क्या है, क्या ऑफेंस अवेलेबल है, नॉन अवेलेबल है, क्वेश्चन के लिए जाए नहीं जाए, ये बेसिक क्वेरीज है, क्या कर सकते हैं। देखो, चीटिंग जो है इस तरह के अपराध को जो है डिफाइन किया गया था 420 आईपीसी में। बीएनएस कानून आने के बावजूद भी चीटिंग के अपराध को जो है ख़त्म नहीं किया गया है। अब इसको जोड़ दिया गया है धारा 318 बीएनएस में। याद रहेगा ना आपको, पहले था 420 आईपीसी में, अभी हो गया है 318 बीएनएस के अंदर। ये तो 2 पॉइंट तो अपने को क्लियर हो गए। अब रही यहाँ पर तीसरी बात कि अब स्थिति क्या है, कानून में बदलाव क्या है, क्या डरने की जरूरत है या नहीं है। देखो, छोटी सी बात है कि चीटिंग जो है बेसिकली ये ड्राइव हुआ है फ्रॉम द वर्ड चीट। चीट मतलब किसी को आपने डिसीव किया, धोखा दिया। और अगर धोखे को और अच्छी तरीके से पढ़ना है हमको, तो हमको धारा 17 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर जो है जोर देना होगा, जो कि एम्फेसाइज करता है ऑन टेक्निकल वर्ड जिसको हम कहते हैं फ्रॉड। फ्रॉड मीन्स क्या है कि आप किसी ऐसे तथ्य को रिप्रेजेंट कर रहे हो जो कि आरंभ से ही फॉल्स है, पर इस बात की जानकारी आपको है कि जो कुछ भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो ये फॉल्स है, पर इसके बावजूद भी आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, अगला विश्वास कर रहा है, उस पर एट अपॉन कर रहा है, देन इट इज़ अ केस ऑफ फ्रॉड, डिसेप्शन एंड चीटिंग। क्लियर हो गया आपको। तो मैंने बेसिक चीज़ से जो है आपको समझाने का यहाँ पर प्रयास किया। अब आते हैं परिभाषा पे जो कानून में है, नए कानून में बीएनएस में। बात क्या है, हुएवर, जो कोई भी, मतलब पुरुष हो चाहे महिला हो, ये सेक्शन दोनों पर इक्वली जो है एप्लीकेबल होगा। ये नहीं कि महिला को अधिकार है चीटिंग करने का तो पुरुष को क्यों नहीं है। तो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों को जो है इक्वल अधिकार दिए हैं कानून में कि अगर आपके साथ जो है गलत होगा तो आप वहाँ पर प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं। क्लियर हो गया। बाय डिसीविंग एनी पर्सन, यदि आप किसी व्यक्ति विशेष को डिसीव करते हैं। अब यहाँ पर पर्सन वर्ड यूज हुआ है जिसका स्कोप बहुत बड़ा है। ओके, डिसीव कोई भी हो सकता है, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे वो एक पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो एक एलएलपी हो, चाहे वो एक नेचुरल पर्सन हो, इवन एचयूएफ हो। जिसका कानून में अस्तित्व है उसको हम कहेंगे पर्सन इन द आई ऑफ लॉ, और पर्सन शब्द को भी डिफाइन किया गया है कानून के अंदर। तो मेरा कहना यह है कि जो कोई भी डिसीव करेगा किसी भी पर्सन को, ये तो हुआ इस कहानी का एक पार्ट। तो डिसीव के लिए बेसिक शर्त क्या है कि इस तरह के फैक्ट्स को बताना, वो फैक्ट्स जो आराम से झूठे हैं, वो फैक्ट्स अगर उनका खुलासा होता है तो कोई भी व्यक्ति उस पर निष्कर्ष निकाल सकता है, निष्कर्ष दे सकता है कि ये फैक्ट्स क्या हैं, फॉल्स, झूठे। उदाहरण के लिए मैं आपसे कहता हूं कि ये पेन जो है ले लीजिए, मुझे पेन जो है श्री नरेंद्र मोदी जी ने गिफ्ट किया था, तो आप मेरी बात को मानते हुए ये पेन जो है ले लेते हैं, उसको खरीद लेते हैं और उसका मुझे पेमेंट देते हैं, ये मानते हुए कि ये पेन जो है बहुत प्रीशियस है, जबकि ये पेन मुझे किसी ने गिफ्ट नहीं करा है। मैंने ये फैक्ट जो है फॉल्स प्लीड कर दिया, तो मैं आपको डिसीव कर रहा हूँ उन फैक्ट्स को बता के जो फैक्ट आराम से ही झूठे हैं। क्लियर है बात ये। तो यहाँ पर वर्ड क्या है, फ्रॉड्यूलेंटली और डिसऑनेस्टली। दो बातों पर जोर दिया गया है कि डिसीव कैसे होगा व्यक्ति, या तो फ्रॉड्यूलेंटली या डिसऑनेस्टली। अब जो टेक्निकल परिभाषा है इन दोनों शब्दों की वो क्या है कि फ्रॉडुलेंटली मीन्स ऐसी इंटेंशन से किया गया कार्य जिसमें रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन होने की जो है स्थिति है। रॉन्गफुल गेन क्या है कि ऐसा गेन जो आपको नहीं होना चाहिए था जो आपको हो गया, और रॉन्गफुल लॉस क्या है, जो अगले को नहीं होना चाहिए था वो उसको लॉस हो गया। तो कोई भी लॉस जो है रॉन्गफुल लॉस नहीं होगा जब तक कि वो लॉस कारित करने के पीछे आपकी इंटेंशन ना हो, वो लॉस कारित करने के पीछे आप कोई डिसीविंग एंड से जो है काम नहीं कर रहे हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कानून के जो बेसिक एलिमेंट हैं, एक्टस रिया और मेंस रिया, वो अभी तक क्षम्य नहीं हुए, वो अभी भी अस्तित्व में हैं। तो कुल मिला के एक्ट के साथ साथ ऐसी इंटेंशन होनी चाहिए कि आपने एक्ट करते हुए उसको जो है नुकसान पहुंचाया। अब मान लीजिए कोई सिविल डिस्प्यूट है कि मैंने मेरे मित्र को 500 रुपये उधार दिए, तो ये फैक्ट जानकारी में है कि मैंने 500 रुपये उधार दिए, वो नहीं देता तो मुझे सिविल रिकवरी करनी है। बट अगर मैंने उसको बिजनेस पर्पज से कोई सामान खरीदने के लिए पैसा दिया है, तब भी ये चीटिंग नहीं है। ये चीटिंग कब बनेगा कि उसने मुझे कहा कि ये पंखा, ये पेन
आपको मैं ला के दे दूंगा, जिसकी मार्केट कीमत जो है 10,000 रुपये है, ये आपको मात्र मैं ला के दूंगा 1,000 रुपये के अंदर या 2,000 रुपये में, क्योंकि मेरा कोई रिश्तेदार है जिसकी ये फैक्ट्री जहाँ से बनते हैं, और आपको ये आर्टिकल जो है मैं इजीली और सस्ती रेट में, बहुत सस्ती रेट में उपलब्ध करवा दूंगा। ऐसा कहते हुए यदि पैसे लेता है और उसको वो हजम कर लेता है, तो उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो इंटेंशन है, इसका जो एक्टिंग प्रिंसिपल है, वो बैड इंटेंशन पे जो है बेस्ट है। क्लियर हो गया आपको? बहुत ईजियर गोइंग अपन जो है बात को डिस्कस कर रहे हैं। इंड्यूसेस द पर्सन, इंड्यूसमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब दो बातें अलग अलग हैं, इन्फ्लुएंस करना और इंड्यूस करना। किसी को प्रभावित कर रहे हैं फिर अलग बात हो गई। इंड्यूस मीन्स उसको आपने उकसाया, मतलब उसको लगा कि भाई ये चीज़ मैंने अब अवेल नहीं करी, ये चीज़ मैंने अभी नहीं ली, इसका इतना सस्ता रेट जो मुझे मिल रहा है, अब मैंने इसको इस रेट पर अवेल नहीं करा तो मुझे ये चीज़ मार्केट में नहीं मिल सकती। तो हर स्थिति में उसे कंपेल कर दिया है कि ये तो आपको लेना ही लेना है, अगर ये ऑफर छोड़ दिया तो अगले 100 साल तक आपको ये ऑफर नहीं मिलेगा। तो इसको हम कहते हैं एक्टिव इंड्यूसमेंट। द पर्सन सो डिसीव्ड, तो जो पर्सन डिसीव्ड हुआ है उसको इंड्यूस करना। और एक बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो व्यक्ति इंड्यूस होगा उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचना चाहिए। इस ऑप्शन को अवेल करने के बजाय जो ऑप्शन उसको अक्यूज ने दिया है, तब जाके एलिमेंट ऑफ इंड्यूसमेंट विद एलिमेंट ऑफ डिसीव जो है पिक्चर में आता है। टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी, की कोई प्रॉपर्टी जो है वो डिलीवर कर दें, पर यहाँ पर प्रॉपर्टी की बजाय हम यूज़ करें वर्ड मनी तो ज़्यादा जो है बेहतर होगा। भाई कौन व्यक्ति है कि जो इंड्यूस होकर चीट होकर अपनी संपत्ति को जो है डिलीवर कर देगा? हमेशा जो है ये ट्रांजेक्शन जुड़े होते हैं मनी से, तो उसको हम प्रॉपर्टी के बजाय मनी पढ़ेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा सुगमता यहाँ पर होगी। और टू कंसेंट दैट एनी पर्सन शैल रिटेन एनी प्रॉपर्टी, कि वो कंसेंट दे दे कि कोई व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को रिटेन करेगा। ये जो लाइन है, ये लाइन जुड़ी हुई है मैट्रिमोनियल से। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आपकी पत्नी ये कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जो है रहूंगी इस शर्त पे कि तुम मुझे अपना आधा पैसा दे दो या आधी प्रॉपर्टी दे दो, तो वो आपको धोखा दे रही है, रहने की इच्छा नहीं है, पर जैसे ही प्रॉपर्टी से ट्रांसफर करा ली तो वैसे ही जो है साथ छोड़ के भाग जाएगी आपका। अगर उसके नाम आप प्रॉपर्टी कर भी रहे हो तो आप अपनी डीड में ये लाइन जरूर लिखवा दो कि मेरी पत्नी ने विश्वास दिलाया कि वो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगी, हमेशा मेरे साथ में रहेगी। इस विश्वास के साथ मैं अपनी प्रॉपर्टी या अपने पैसे को, जो भी आपको ठीक लगे, अगर देना चाहते हो तो मैं अपनी प्रॉपर्टी या अपना पैसा जो है अपनी पत्नी को इस शर्त पे दे रहा हूँ। अगर वो सब्सिक्वेंटली चली जाती है और मुझे धोखा देती है तो उस कंडीशन में मैं उसके विरुद्ध धारा 318 BNS के तहत कानूनी कार्रवाई के अधिकार को रिजर्व करता हूँ। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। पत्नी को रुपया दे रहे हो अंडर कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेस, या किसी को आप इस तरह से पैसा दे रहे हो अंडर कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेस कि उसे कोई रिलेशनशिप जो है कंटिन्यू करना है और वो रिलेशनशिप का मजाक बनाए हुए है और वो कंसेंट जो है आपकी उसने ऑप्टेन कर ली और वो कंसेंट जो है बाय अनलॉफुल मीन है, बाय डिसेप्टिव मीन है, तो उस कंडीशन में भी ये सेक्शन जो है लागू हो जाएगा। इस बात का मेंस राइट विशेष ध्यान रखें। और तीसरा वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है इंटेंशनली। अब यहाँ पर 3 वर्ड जो है पिक्चर में आ गए, फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्टली और इंटेंशनली। तो ये एक स्पेसिफिक ब्रीड जो है यहाँ पर रख दी है पार्लियामेंट ने। वर्ड क्या है? इंड्यूसेस द पर्सन सो डिसीव टू डू और ओमिट टू डू एनीथिंग विच ही वुड नॉट डू और ओमिट इफ ही वर नॉट सो डिसीव्ड। ये एक लंबी लाइन है, जिसको हमको समझना पड़ेगा कि उसको इस तरह से इंड्यूस किया गया कि वो जो कंसर्न व्यक्ति है वो काम यदि वो डिसीव नहीं होता तो करता और डिसीव नहीं होता तो नहीं करता। उस कंडीशन में भी चीटिंग का जो है एक इंस्टेंस जो है माना जाएगा। अब इसका हम एग्जांपल क्या लेंगे? बेस्ट एग्जांपल क्या है कि उदाहरण के लिए म्यूचुअल डिवोर्स फाइल हो रहा है। आपकी पत्नी कहती है कि भाई म्यूचुअल डिवोर्स फाइल कर लो, मैं सारे केसेस जो है विड्रॉ कर लूंगी और इसके साथ साथ जो है आप मुझे जो है पैसा रहता, विश्वास रखो मैं नहीं भागने वाली हूँ। यही तो है कि स्थितियाँ। तो अगर आपने ये क्लॉज लिखा हुआ है कि मैं अपनी पत्नी पर विश्वास करते हुए उसको जो है पैसा दे रहा हूँ या कोई प्रॉपर्टी दे रहा हूँ और इस शर्त पे कि वो म्यूचुअल डिवोर्स ले लेगी और सारे केस विड्रॉ कर लेगी, और यदि वो ऐसा नहीं करती है तो वो धारा 318 BNS के तहत जिम्मेदार होगी, तो ये क्लॉज राइटिंग जो है वैलिड है। क्योंकि अगर आप डिसीव नहीं होते, कल को वो भाग गई तो वो क्या बोलेगी? शर्त कहाँ है, लिखा हुआ कहाँ पर है? अगर लिखा हुआ नहीं भी है तब भी आप कवर अप कर सकते हो, पर लिखवा लिया तो और बेहतर रहेगा। तो वो स्थिति कैसी है कि अगर वो आपसे करार नहीं करती या आपको इंटेंशनली जो है डिसीव नहीं करती, तो उस सिनेरियो में आप उसको प्रॉपर्टी या पैसा एडवांस में नहीं देते। क्योंकि आपने प्रॉपर्टी या पैसा एडवांस में दे दिया है, सब कुछ समेट लिया उसने, अब वो निकल ली कि काहे का म्यूचुअल डिवोर्स, मेरे को साथ में रहना है। तो जिस काम के लिए करार हुआ था वो क्या था? म्यूचुअल डिवोर्स। पर उसको ये मालूम था कि मुझे म्यूचुअल डिवोर्स नहीं देना है, जिसकी लाइट में मुझे सिर्फ इसको भ्रमित करते हुए इसकी प्रॉपर्टी और पैसे पर कब्जा करना है। इंटेंशनली उस महिला के द्वारा आपको इंड्यूस कर दिया गया कि भाई विश्वास रखो, विश्वास तो करना पड़ता है। कहीं से लड़कियां बोलती है विश्वास तो करना पड़ता है, तो विश्वास तो आपने कर लिया, लिख भी दी प्रॉपर्टी, लिख भी दिया उसके नाम पैसा, उसको दे भी दिया। तो उस सिनेरियो में
आप अगर डिसीव ना होते तो पैसा आपने नहीं दिया होता। तो इस शर्त को भी जो है आप ध्यान में रखते हुए जो है आगे बढ़ें। एंड विच एक्ट और ओमिशन कॉजेज और लाइकली टू कॉज डैमेज और हार्म टू दैट पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, उस कंडीशन में ये ऑफेंस ऑफ चीटिंग जो है कंप्लीट होगा कि ऐसा एक्ट और ऐसा ओमिशन उस व्यक्ति को हार्म पहुंचा रहा है या डैमेज कर रहा है। और हार्म और डैमेज कैसा भी हो सकता है, चाहे उसके रेपुटेशन में हो, चाहे उसकी माइंड में हो, चाहे उसकी बॉडी में हो, चाहे उसकी प्रॉपर्टी में हो। अब इसके इंस्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी में डैमेज क्या है? प्रॉपर्टी ले लिया आपने या कोई पैसा ले लिया और वो पैसा खा के निकल ली है तो ये डैमेज हो गया। आप उससे कोई करार कर रहे हैं कि भाई मैं तेरा बिजनेस खुलवा दूंगा और उसने अखबारों में ऐड दे दिए और अखबारों में ऐड देने के बाद वो बिजनेस खुला ही नहीं, तो उसकी जो रेपुटेशन थी वो नाश कर दी। तो यहाँ ये भी स्थिति बनती है कि आपने उसको झूठे प्रलोभन देके उसका बिजनेस तो खुलवा दिया, पर ऐसा बिजनेस जो कभी रन होना ही नहीं था, तो उसकी वहाँ पर रेपुटेशन, गुडविल, एस्टीम जो है नाश हुई है। तीसरी बात है कि उसको मेंटल डिप्रेशन आ गया, उसको माइंड में जो है सदमा लग गया कि भाई इसने मेरे को जो है चीट कर लिया, ये व्यक्ति बिना के नाम से जो है मुझसे पैसे ले गया और अल्टीमेटली निकल लिया और मेरा जो है पैसा मुझे नहीं मिलेगा। वो धक्के खा रहा है, कोर्ट कचहरी जा रहा है, अब वो डिप्रेशन में है और डॉक्टर के ओपिनियन है कि इस सदमे से ये मेंटल ट्रॉमा में आ चुका है। तो उस कंडीशन में भी एक बेहतर हमारे पास स्टैंड बनता है टू प्रोसीड फर्दर। पर ये ध्यान रखना कि अगर मेंटल डिसऑर्डर हो गया है, डिप्रेशन आ गया है, तो उस कंडीशन में जरिए गार्जियन जो है आपको ऐड करना होगा क्योंकि वहां पर आप डिसेबल हैं। और चौथी है बॉडीली हार्म, कि आत्महत्या करने का सोच लिया कि भाई इससे मुझे चीट कर लिया है या मेरे बिजनेस के पैसे से खा के भाग गया है। बिजनेस मीन्स उसने एक्टिवली आपको इंड्यूस किया कि भाई पैसा लगाते हैं और फिर प्रलोभित करता है कि पैसा लगाते हैं और अल्टीमेटली पैसा लगवा के जानबूझ के उसने आपको ये धोखा दिया कि तेरे पैसे जो है मैंने खा लिए हैं और अल्टीमेटली तू जिम्मेदार है। तो फर्स्ट इंस्टेंस तो है यहाँ पर नॉन चीटिंग का, क्योंकि सिविल डिस्प्यूट है, बट वो ऐसे बिजनेस में पैसे लगवा रहा है जो कभी रन होना ही नहीं था। वो बिजनेस फिक्टिटियस है, हाइपोथेटिकल है, पैसे लगवा दिए तो अल्टीमेटली वो पैसे क्या हुए, डूब गए। अगर वो मालूम होता आपको कि ये वो चीजें एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं और आपने कैविट एम्प्टर के प्रिंसिपल पर पूरा ड्यू डिलिजेंस भी एक्सरसाइज कर लिया है, तब भी आपको ये फैक्ट डिस्क्लोज नहीं होने दिया उसने, तो वहां पर ये केस बनेगा स्पेसिफिक चीटिंग का, यदि आप अपनी बॉडीली हार्म को भी जो है सस्टेन कर पा रहे हैं बाय द वे ऑफ अटेम्प्ट टू डू और बाय द अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। क्लियर हो गया आपको? तो मैंने सारे इंस्टेंस को जो है क्लियर कर दिया है बारीकी से। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि अगर हम लोग चीट हो रहे हैं तो उसके लिए कानूनी प्रोविजन क्या है, और खासकर ये वीडियो जो है काफी कारागर है, काफी सहायक है मैन साइड के लिए, क्योंकि मैन साइड धोखा कब खाता है कि जब लड़कियां लड़ने के बाद म्यूचुअल डिवोर्स पर रहती हैं और अल्टीमेटली डिवोर्स साइन कराकर कुछ अमाउंट लिखवाकर उसको लेकर वो निकल लेती हैं, भाग लेती हैं और आती नहीं है, फिर हम रोते रह जाते हैं। तो वहां पर ये धारा काफी आपके लिए हेल्पफुल है। अगर ड्राफ्टिंग प्रॉपर कर लिया आपने 318 BNS की लाइट में, तो वहां पर कहीं जो है हमको डरने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के अपना ड्राफ्ट प्रॉपर रखो, अपनी नीयत क्लियर रखो, और अगला अगर अपनी बेईमानी कर रहा है, अपनी नीयत खराब कर रहा है, तो उसको सबक सिखाने में, कानूनी कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटना है। कानूनी कार्रवाई करना जरूरी है, कानूनी कार्रवाई आपका हक है यदि आपके राइट्स अगले ने जानबूझकर, इंटेंशनली, फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्टली अफेक्ट किए। तो जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय बालाजी की।